फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है अंतिम निर्णय। मुंबई से अभी सुबह ही लौटे हैं। गेट का ताला खोलते हुए एक सुखद एहसास हो रहा है। पड़ोस का डॉगी गेट पर ही लेटा हुआ मिला। हमारे 4 माह के मुंबई प्रवास में मानो वह घर की पहरेदारी करता रहा हो। माई स्वीट होम की अनुभूति अंदर तक भर गई है। मेरी पत्नी ममता तो सामान व्यवस्थित करने में व्यस्त है। मैं पीछे लॉन में आ गया हूँ। हमारी काम वाली बाई ने बड़े जतन से हमारे बगीचे को संभाला है। एक भी पौधा मुरझाया नहीं है। दरवाजा खोलते ही गौरैया पूंछ हिलाते हुए मेरे पैरों के पास घूमने लगी है। अपनी चिर परिचित प्याली में दाना पानी खोज रही है। गौरैया जी, अभी तो आपको निराश ही होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मालकिन को अभी समय ही कहाँ मिला है जो तुम्हारी प्यालियों को दाने पानी से भर सके। प्लीज़ अभी लौट जाइए। कल तक सब कुछ पहले की तरह मिलेगा तुम्हें। गौरैया तुरंत उड़ गई, मानो उसे सब समझ आ गया है। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा हूँ, मानो 4 माह की ताजगी अपने अंदर भर रहा हूँ। सामने के घर से प्रभा एक थर्मस में चाय बनाकर ले आई है। मेरी पसंद के बिस्किट भी साथ में हैं। आंटी अंकल, पहले आप चाय पी लीजिए, बाद में सब काम करिएगा। चाय के साथ साथ प्रभा पूरी कॉलोनी के हालचाल भी बताती जा रही है। 4 माह की सारी खबरें गरम गरम नाश्ते की तरह परोस रही हैं। चाय पीकर रास्ते की सारी थकान मिट गई। आंटी, आज आप खाना मत बनाइएगा, मैं लेकर आऊँगी। हाँ, आशु को भेजकर आपकी मेहरी को बुलवा देती हूँ, वह आपकी सहायता करेगी। आप तब तक फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता ले आती हूँ। प्रभा के प्यार से अभी हम अभिभूत ही थे कि पड़ोस से मंजू नाश्ते एवं खाने का निमंत्रण लेकर आ गई। बड़े प्यार एवं सम्मान से उसने हमारा अभिवादन किया। पूरी लेन वालों ने हमें बहुत मिस किया। यह बात तो बिना बताए ही हमें स्पष्ट समझ आ रही थी। हमारे पड़ोसी हमें अपनों से भी अधिक प्यार करते हैं। एक एक करके सभी मिलने आए। लंच एवं डिनर के इतने निमंत्रण मिले कि ममता यदि 4 दिन भी गैस नजर आए तो चलेगा। सबने आपस में तय कर लिया है कि किस दिन किसके घर जाना है। चलो, इतने दिन में तो ममता सब व्यवस्थित कर ही लेगी। मैं सोचने लगा, वह भी तो अब बूढ़ी हो चली है। अब यही तो परिवार बन गया है हमारा। कल बाजार जाकर जब सामान लाना है, हर चीज़ नए सिरे से जोड़नी होगी। वहाँ से आते समय चिंता लगी थी, क्योंकि अब उम्र के साथ हिम्मत कम हो रही है। लेकिन यहाँ तो हमारी हिम्मत बनकर हमारे पड़ोसी खड़े मिले हैं। सबका प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई के कल्चर में अभी हमारा शहर अछूता है। यहाँ अभी भी भाईचारा बना हुआ है, बिल्कुल मोहल्ले वाला। 4 दिन पंख लगाकर उड़ गए। ममता और मैं सबके प्यार में डूबे रहे। अब धरातल पर आना चाहिए। 5वें दिन ममता ने नाश्ता खाना बनाया। दिनचर्या नियमित हो गई। गौरैया नित्य दाना पानी लेने आने लगी। कुछ दिन से ममता के चेहरे पर थकान देखकर मेरा मन व्यथित होने लगा। जब से उसे हार्ट में प्रॉब्लम हुई है, बहुत जल्दी थक जाती है। अब उसे भी आराम की आवश्यकता है। मैं सब देख समझ रहा हूँ, परंतु उसकी सहायता कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। मैं भी तो बूढ़ा हो रहा हूँ। मुंबई कितनी आशा लेकर गए थे। आनंद का बार बार बुलाना, पापा अब आप हमारे पास आकर रहिए, आप आएंगे तो मैं बड़ा घर ले लूँगा। इन्हीं आश्वासनों के भरोसे सोचा चल कर देखते हैं। वहाँ मन लग गया तो शेष जीवन आनंद के पास ही गुजार देंगे। अब कहीं ना कहीं तो सेटल होना ही है। वहाँ रहेंगे तो उन्हें हमारी आदत पड़ जाएगी। हम भी अपना घर अपना शहर भूलकर बच्चों में रम जाएंगे। पर कहाँ, वहाँ भी जल्द ही मोह भंग हो गया। आनंद एवं प्रिया का दफ्तर चले जाना, बच्चों का स्कूल तो था ही, हम दोनों को वहाँ भी अकेला कर जाती। ममता का काम और भी बढ़ गया। बच्चों के जाने पर सब समेटना, नाश्ता खाना बनाना, प्रिया के लौटने से पहले रात के खाने की तैयारी करना, इस तरह 6 आदमियों का काम। रात होते होते ममता थक कर चूर हो जाती। नौकरानी तो समय पर आती, चली जाती। वह अपने से कुछ ना भी कहीं, पर मैं उसका सूखा चेहरा देखकर व्याकुल हो जाता। हाँ, प्रिया ममता के कारण काफ़ी रिलैक्स रखती। अब वह जब तक अपने काम ममता को सौंपने लगी, मैं सोचता इस तरह कितने दिन चलेगा। ममता तो कुछ कहेगी नहीं। अगर वह काम के बोझ के कारण अधिक बीमार हो गई तब। अभी इसी उधेड़-बुन में था कि मुझे लगने लगा कि बच्चे हमसे कुछ खींचे खींचे से रहने लगे हैं। पहले किसी प्रफुल्लता उनके चेहरे से गायब होने लगी है। मिनी एवं राहुल भी अब पहले की तरह स्कूल से आकर दादी बाबा करके लिपटते चिपटते नहीं हैं। क्या हो गया है इन्हें? कहीं हम बोझ तो नहीं बन रहे? यद्यपि प्रत्यक्ष तो कोई कुछ भी नहीं कहता, परंतु कुछ बातें कहने से ज़्यादा समझी जाती हैं।
यही मैं अनुभव कर रहा था। जल्द ही बच्चों की उदासीनता का कारण पता चल गया। एक दिन आनंद को फ़ोन कर बात करते सुना। यार तू ठीक कहता है, कितने दिन से हम सब इकट्ठे नहीं हुए। जब से मम्मी पापा आए हैं तब से कहाँ मिल सके। मेरा और प्रिया का मन भी बहुत करता है कि पहले की तरह घूमें फिरें, छुट्टी के दिन पीने पिलाने का प्रोग्राम बने, परंतु इनके रहते नहीं लगता कि पहले वाले दिन लौट कर आएंगे। अब तो लगता है कि इनका यहीं रहने का पक्का प्रोग्राम बन गया है। 4 महीने होने को आए लेकिन अभी तक वो वापस जाने की बात भी नहीं करते। पर तू चिंता ना कर यार, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। जल्द ही पुराने वाले दिन फिर लौट आएंगे। तुम्हारी भाभी का भी यही हाल है। बच्चे अलग शहर में रहते हैं। अजब लाचारी है। आनंद की बातें सुनकर मैं तो स्तब्ध रह गया। अब मुझे समझ आ गया कि बच्चे इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। यह हमारी उपस्थिति से ऊब गए हैं, जल्द ही हमसे छुटकारा चाहते हैं। आनंद को ही क्यों दोष दूं। पिछली बार हेमंत के यहाँ जब कनाडा गए, वहाँ से भी क्या मधुर स्मृतियाँ लेकर लौट सके। उसके बाद क्या वहाँ फिर जाने की हिम्मत जुटा पाए। नहीं। ममता यदि यह सब सुन लेती तब क्या होता। नहीं नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका बीमार दिल क्या यह झटका सह पाएगा। हम दोनों कितने प्यार और विश्वास से यहाँ आए थे, भविष्य की सुखद कल्पनाओं के साथ। खैर, सपने तो सपने होते हैं। अब जल्द से जल्द लौटने का रिजर्वेशन कराना होगा। अब यहाँ से मन उचट गया है। इस तरह अनिश्चित भविष्य को लिए हम लखनऊ लौट आए, बिना बच्चों को यह अनुभव कराए कि हम तुमसे नाराज हैं। दिन बीतते जा रहे थे। ममता तो घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहने लगी। इधर मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। अब आगे क्या। पड़ोसी लाख अच्छे हैं, उनकी भी तो सीमाएं हैं। उम्र हमें अब जवान तो नहीं बना देगी। बुढ़ापे की तरह नित्य ही कदम बढ़ते जा रहे हैं। हम दोनों हमेशा तो साथ नहीं रह सकते। एक ना एक को तो इस दुनिया से पहले जाना होगा। तब यही प्रश्न मुझे अंदर अंदर तोड़ रहा था, अनेकों अनुत्तरित प्रश्न। एक दिन बरसों बाद मेरे बचपन के साथी आलोक का फ़ोन आया कि वह एक शादी में पत्नी सहित लखनऊ आ रहा है। वह हमारे पास ही रुकना चाहता है। ये सुनकर मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। ममता भी बहुत प्रसन्न हुई। हम दोनों ही उनके स्वागत की तैयारियों में लग गए। आलोक मेरे बचपन का दोस्त, मेरा लंगोटिया यार। गलियों में गिल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, साथ साथ पढ़ना, एक दूसरे के घर में खाना खाना हमारा नित्य का काम था। अब तो बरसों हो गए उससे मिले। उसे रिटायर हुए भी कई वर्ष बीत गए हैं। उसे लेने हम दोनों स्टेशन गए। 4 दिन का उसका लखनऊ प्रवास बहुत ही व्यस्त रहा। खूब बातें हुई, एक दूसरे से निजी बातें भी शेयर की। उसकी इकलौती जवान बेटी का निधन जब कार दुर्घटना में हो गया, उस समय वे दोनों ही एकदम टूट कर बिखर गए थे। सुनते ही हम दोनों उनके पास जयपुर पहुंच गए। किसी प्रकार की सांत्वना भी उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। उनके आंसू थमते ही नहीं थे। ईश्वर जब दुख देता है तब वही संभालता भी है। समय के साथ साथ वह भी संभले। आलोक काम पर जाने लगा एवं भाभी ने घर के काम में एवं गरीब बच्चों को पढ़ाने में खुद को व्यस्त कर लिया। आजकल कहाँ रह रहे हो पूछने पर उसने जो बताया वह मेरे भविष्य के निर्णय के लिए विचारणीय प्रश्न बन गया। उसने बताया कि मैंने जयपुर वाला घर बेचकर जामनगर के एक वृद्धाश्रम में घर खरीद लिया है। उसके एक साथी भी पहले से वहाँ रहते थे। उनकी मजबूरी यह थी कि 4 बेटों के रहते हुए बेटों के पास माँ बाप के लिए न समय था न प्यार। उन्होंने ही उसे आश्रम में रहने को प्रेरित किया। उसने बताया, यार बड़ा विराट और भव्य आश्रम है जो कई एकड़ में फैला है। अनेकों वृद्ध दंपत्ति वहाँ शानदार तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब अपने बच्चों से तिरस्कृत ही हों। कुछ लोग तो परिस्थितिवश बच्चों की सहमति से वहाँ रह रहे हैं। समय समय पर उनके बच्चे भी वहाँ आकर रहते हैं। वे भी बाहर आ जा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। शिवा की मृत्यु के बाद हमें तो इसी आश्रम में संभाला, वरना हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। आश्रम क्या है, एक वृहद परिवार है जहाँ सब अपनी अपनी संस्कृति एवं आस्था के साथ रहते हैं। जाति धर्म का कोई बंधन नहीं। आलोक सब बताते हुए काफ़ी भावुक हो गया। मुझे भी भविष्य की राह दिखाई देने लगी। मैंने उससे सब विस्तार से जानना चाहा। उसने बताया, आश्रम में 1 एवं 2 कमरों की कॉटेज बनी है। आप अपने हिसाब से कॉटेज खरीद लो। खाना सामूहिक रसोई में बनता है। चाहो तो अपनी रसोई में बना लो या सामूहिक रसोई में खा लो।
उसका दाम हर व्यक्ति के हिसाब से अलग देना होगा। यदि वहाँ की कॉटेज पसंद ना हो तो ज़मीन आश्रम से खरीदकर अपनी पसंद का घर बनवा लो। मैंने तो जयपुर का घर बेचकर 2 कमरे बनवा लिए हैं। बचा पैसा भविष्य के लिए बैंक में डाल दिया है। पेंशन तो है ही। हम तो वहाँ बहुत प्रसन्न और सुरक्षित हैं। हाँ, एक बात है, आप दोनों के बाद आपका घर आश्रम की संपत्ति होगा। आपका अधिकार केवल आपके जीवन काल में ही होगा। आश्रम के अपने कुछ नियम भी हैं, जैसे शाकाहार का पालन करना, सुबह शाम वहाँ की गतिविधियों में सम्मिलित होना, प्रार्थना में जाना, सत्संग में शामिल होना, योगा प्राणायाम करना। बीमार पड़ने पर वहाँ पर छोटा सा अस्पताल भी है। ज़रूरत पड़ने पर बड़े अस्पताल ले जाने की व्यवस्था भी है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जब वहाँ जाओगे तब सब अपनी आंखों से स्वयं देख लेना। तुम्हारा मन प्रसन्न ना हो जाए तो कहना। अपने मन की बातें आलोक के साथ साझा करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं हुआ। मेरे मुंबई प्रवास की बातें जानकर उसने मुझे यही सलाह दी कि हम दोनों को भी वहीं आकर रहना चाहिए। इसमें बच्चों का भी कोई दोष नहीं है। आजकल की दिनचर्या ही ऐसी बन गई है कि माता पिता के लिए उनकी गृहस्थी में कम ही स्थान निकल पाता है। फिर वहाँ रहकर तुम बच्चों से अलग कहाँ रह रहे हो? जैसे वे लखनऊ आते हैं, अब जामनगर आएंगे। तुम भी उनके पास जब चाहो जाकर रहो। आश्रम के द्वार सदा तुम्हारे लिए खुले हैं। फिर हम दोनों तो हैं ही। उनकी बातों से मैं काफ़ी आश्वस्त हो गया। अब बस ममता से बात करके भविष्य की राह निश्चित करनी थी। मेरे मन में दृढ़ निश्चय आकार लेने लगा। आलोक के जाने के बाद मैंने सब बातें ममता को बताई। इसी संदर्भ में मुझे मुंबई में घटी घटना से भी उसे अवगत कराना पड़ा। सुनकर वह स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने धैर्य दिखाते हुए सोचने का समय मांगा। 2 दिन बाद उसने मेरे निर्णय से सहमति जताई। मुझे लगता है कि वह खुद भी बच्चों के व्यवहार से दुखी थी। मुझसे उसने कभी परेशानियां शेयर नहीं की। अगर एक बार बच्चों से पूछ लेते, उसने दबी आवाज में प्रस्ताव रखा, जिसे मैंने दृढ़ता से ठुकरा दिया। हम सब व्यवस्था करके दोनों बच्चों को सूचित भर करेंगे। मेरा निश्चय अटल है। मकान बेचने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली। उससे जल्दी से ही कोई ग्राहक बताने को कहा। इसी बीच हम जामनगर जाकर आश्रम की सारी व्यवस्था स्वयं देख आए। वहाँ सब बहुत ही व्यवस्थित था, बल्कि उसके बताए हुए से भी कहीं अधिक। 2 कमरों की एक कॉटेज ममता को पसंद आई। उसे संवारने का जिम्मा आलोक ने ले लिया। आश्रम से लौटकर हेमंत व आनंद को फोन पर सब बातें विस्तार से बता दी। प्रतिक्रिया तो होनी ही थी, वह हुई भी। दोनों ही परेशान लगे। उन्होंने अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन मैं बार बार अतीत के कटु अनुभवों को दोहराने को तैयार नहीं था। ममता भी एक बार तो बच्चों के आग्रह से विचलित लगी। इस बात की क्या गारंटी थी कि भविष्य में फिर से वह सब नहीं दोहराया जाएगा? भविष्य में तो हम दोनों और अधिक अशक्त ही होंगे। अब इतना आगे बढ़कर निर्णय बदलना असंभव था। अतः विनम्रता से बच्चों का प्रस्ताव हमने ठुकरा दिया। लखनऊ को अंतिम विदा करने की हम भरे मन से तैयारी करने लगे। पड़ोसियों एवं मित्रों ने भी क्या कम प्रयत्न किए हमें अपना निर्णय बदलने के लिए। मैं अपने निर्णय पर अडिग था। अतः भरे मन से वह सब हमें विदाई देने की तैयारियों में लग गए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।